अब कोई ये ना समझे कि शकास सिर्फ जंगलों में घूमने वाले बिना डायरेक्शन वाले खानाबदोश थे। हाँ, वो नोमैडिक थे, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड नहीं। असल में वो उतने ही फियर्स वॉरियर्स थे जितने कि किसी भी रॉयल आर्मी के सिपाही। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी प्लानिंग और डिसिप्लिन। मतलब सोचो, एक ट्राइब जो लगातार मूव कर रहा है, जिसका कोई परमानेंट कैपिटल नहीं है, फिर भी हर फाइट में इतने कोऑर्डिनेटेड और स्ट्रेटेजिक होते थे कि बड़े बड़े राजवंश भी इनके सामने टिक नहीं पाते थे। इनकी लड़ाई की स्टाइल थी लाइटनिंग फास्ट अटैक्स। ये भारी भरकम आर्मर्स और लॉन्ग फॉर्मेशंस में नहीं लड़ते थे, बल्कि स्मॉल मोबाइल यूनिट्स में फाइट करते थे, एकदम गेरिला टैक्टिक्स जैसे। इनके वॉरियर्स छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटे होते और हर ग्रुप को एग्जैक्ट पता होता कि किस वक्त क्या करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ऑर्डर्स का वेट नहीं। उनका मेन वेपन होता था हॉर्स बैक आर्चरी, मतलब चलती घोड़ी से तीर चलाना, और वो भी इतनी सटीकता से कि दुश्मन के पास बचने का कोई चांस नहीं होता। अब इतने डेंजरस और एजाइल फाइटर्स जब एक साथ हमला करते थे तो सामने वाला कुछ समझे उससे पहले ही सब खत्म हो चुका होता। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, जितना वो बाहर से वाइल्ड दिखते थे, अंदर से उतने ही ऑर्गेनाइज्ड और विजनरी थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस और सिक्कों में। अब देखो, कोई ट्राइब अगर सिर्फ लूटपाट करने के लिए आए तो वो शायद नाम भी छोड़कर ना जाए, लेकिन शकास, उन्होंने अपने राजा, साल, भाषा और सिंबल्स को कॉइन्स पर छापा। उनके सिक्कों में इंस्क्रिप्शंस होते थे बिलिंगुअल, एक तरफ ग्रीक और दूसरी तरफ ब्राह्मी या खरोस्ती स्क्रिप्ट। मतलब ये लोग ना सिर्फ मिलिट्री पावर रखते थे, बल्कि वो अपने आइडेंटिटी को भी कॉन्शियसली प्रिजर्व कर रहे थे। कुछ सिक्कों में उनके शासकों के नाम मिलते हैं, जैसे मोइस, एजिस और रुद्रादमन, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इन सिक्कों से हमें उनके रिलीजियस बिलीफ्स, उनके आर्ट स्टाइल्स, यहाँ तक कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम तक का आइडिया मिलता है। और इंस्क्रिप्शंस, जूनागाद इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रादमन, जो एक रॉक पर खुदा हुआ है, वो न सिर्फ शाका पावर को एस्टैब्लिश करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, जल प्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना काम किया था। अब जरा सोचो, एक ट्राइब जो कभी घोड़ों पर दुनिया घूम रही थी, अब वो वाटर टैंक्स बनवा रही है, लैंग्वेज प्रिजर्व कर रही है और सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी चला रही है। यानी ये सिर्फ लड़ाके नहीं थे, ये एक इवॉल्विंग सिविलाइजेशन थे जो हर जमीन को अपना घर बना लेते थे। और शायद यही रीजन था कि शकस कभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुए। उन्होंने खुद को हर जगह एडजस्ट किया और हर जगह अपनी पहचान छोड़ गए। जहां माइक्रोस्कोप और डीएनए टेस्ट हमारी आंखों से ज्यादा देख सकते हैं, आज हम जहां खड़े हैं वहां इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीन्स से भी लिखा जा रहा है। और यहीं आता है एक नाम, R101A। अब ये कोई मिस्टीरियस कोड नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाई डीएनए हैप्लोग्रुप है जो आज भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में पाए जाने वाले लाखों मर्दों में कॉमन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका लास्ट नेम किसी एंसेस्ट्री की तरफ इशारा करता है, वैसे ही डीएनए का ये पैटर्न हमें बताता है कि सेंचुरीज पहले आपके पूर्वज कहां से आए होंगे। अब चौंकाने वाली बात यह है, भारतीय जाट, राजपूत और कई सेंट्रल एशियन एथनिक ग्रुप्स, इन सभी में ये R1A1A पैटर्न काफी प्रोमिनेंटली पाया गया है। मतलब? और यही तो सबसे बड़ी ट्विस्ट है। कई मॉडर्न रिसर्चर्स का मानना है कि शाकास और आर्यंस दोनों की ओरिजिन एक ही ब्रॉडर इंडो आयरेनियन नोमैडिक कल्चर में हुई थी। दोनों की भाषा, लाइफस्टाइल और इवन धार्मिक सिंबल्स में स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज मिलती हैं। अब यहाँ एक माइंड ब्लोइंग सवाल उठता है। अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तो थोड़ा मौन है इस सवाल पर, लेकिन जेनेटिक्स चुप नहीं है। डीएनए के मार्कर्स हमें बताते हैं कि इंडो एरियन और सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के बीच जेनेटिक ओवरलैप बहुत ज्यादा है, इतना कि बाउंड्रीज ऑलमोस्ट ब्लर हो जाती हैं। और यही वजह है कि आज जब कोई राजपूत या जाट लड़का डीएनए टेस्ट करवाता है तो रिजल्ट्स कई बार उसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या सदर्न रशिया की एंसेस्ट्री से जोड़ देते हैं। तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है, क्या हमारी टेक्स्ट बुक्स ने किसी बहुत गहरी कनेक्शन को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया? क्योंकि हिस्ट्री को जब पॉलिटिक्स की आंखों से नहीं बल्कि जीन्स और लैंग्वेज की रोशनी में देखा जाता है तो हमें यह समझ आता है कि फॉरेनर और नेटिव के बीच की रेखा कभी उतनी सीधी नहीं होती जितनी हमें पढ़ाई गई थी। तो अब जब आपको यह पता चल गया कि शकस कोई रैंडम घुसपैठिए नहीं थे बल्कि शायद हमारे ही जेनेटिक कजिन्स थे, तो सोचिए जब वो भारत पहुंचे थे तब क्या हुआ होगा। किन राजवंशों से उनका टकराव हुआ, कैसे उन्होंने न सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि कई हिस्सों पर राज भी किया, और सबसे दिलचस्प, एक आउटसाइडर कैसे बन गया भारतीय इतिहास का हिस्सा।
इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे व्हेन और हाउ शकस केम टू इंडिया। अगर आपको ये कहानी एंगेजिंग लगी हो तो लाइक जरूर करिए, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं। शेयर करिए अपने उस दोस्त के साथ जो हिस्ट्री में कुछ हटके जानना चाहता है। और कमेंट्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री बुक्स में हमें पूरी सच्चाई नहीं बताई जाती? और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि अगली कड़ी आप मिस ना कर दें, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो अभी बाकी है।